साथियों, देखिए जैसे कि हम आपको अगली वीडियो में बताए थे कि आज हम लोग हिंदी पढ़ेंगे। ठीक है, हिंदी अगर हम लोग पढ़ेंगे तो हिंदी में देखिए एक चैप्टर है आपका वर्णमाला। ठीक है, अगर हिंदी की बात किया जाए तो हिंदी में हमारा जो है वर्णमाला एक चैप्टर है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई भी एग्जाम आप देखिएगा तो आपका वर्णमाला से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आपका दिया रहता है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग वर्णमाला पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम लोग पता होना चाहिए ना कि वर्णमाला कहते किसे हैं। ठीक है, तो देखिए वर्णमाला की हमारा अगर बात किया जाए वर्णमाला किसे कहते हैं तो देखिए वर्णों का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह। ठीक है, वर्णों का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। देखिए वर्णों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, अगर वर्णमाला की बात की अगर जैसे हम लोग वर्णों के व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, अब देखिए वर्णों के व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को तो वर्ण किसे कहते हैं। तुरंत आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि वर्ण किसे कहते हैं। देखिए वर्ण की अगर बात किया जाए तो भाषा की सबसे छोटी, देखिए भाषा की सबसे छोटी एवं लघुत्तम इकाई, सबसे छोटी एवं लघुत्तम इकाई, सबसे छोटी एवं लघुत्तम इकाई को वर्ण कहते हैं। ठीक है, वर्णमाला किसे कहते हैं आप जान गए कि वर्णों के व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो देखिए बात यहाँ जब आ गई वर्ण की, वर्णों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह को, तो हमें यह भी जानना बहुत जरूरी है कि वर्ण किसे कहते हैं। तो देखिए भाषा की सबसे लघुत्तम या सबसे सूक्ष्मतम या सबसे छोटी इकाई की अगर बात किया जाए वो हमारा जो है वर्ण होता है। ठीक है, उसके बाद अगर वर्णमाला की फिर बात किया जाए, देखिए फिर हम आते हैं वर्णमाला पे। अगर वर्णमाला की बात किया जाए तो वर्णमाला के हम कितने प्रकार से वर्णमाला पढ़ेंगे, वर्णमाला में है क्या क्या इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखो वर्णमाला आपका 2 तरह से होता है, एक होता है लेखन के आधार पे, एक होता है उच्चारण के आधार पे। ठीक है, देखिए अगर लेखन के आधार पे आप देखेंगे, लेखन का मतलब होता है लिखित, और उच्चारण के आधार पे बोलचाल की भाषा। ठीक है, लेखन की बात करेंगे तो वर्णमाला में आपका स्वर होगा, व्यंजन होगा, संयुक्ताक्षर होगा, उच्छिष्ट होगा और अयोगवाह होंगे। अगर बात किया जाए उच्चारण की बात किया जाए तो उच्चारण में आपका स्वर होगा और व्यंजन होगा। ठीक है, अगर वर्णमाला की अगर बात किया जाए, देखिए वर्णमाला, तो वर्णमाला में हम लोग सब 2 चीज देखेंगे, एक देखेंगे स्वर, ठीक है, एक स्वर देखेंगे, एक देखेंगे हम लोग व्यंजन। ठीक है, एक स्वर होगा, एक होगा व्यंजन। ठीक है, अगर स्वरों की बात किया जाए, देखिए अगर पहले हम लोग स्वर देखेंगे, या तो पहले वर्णमाला में बात की, वर्णमाला में टोटल वर्णों की संख्या की बात किया जाए तो टोटल वर्णों की संख्या 52 होता है। ठीक है, और टोटल स्वरों की बात किया जाए तो टोटल स्वरों की संख्या कितनी होती है, देखिए टोटल स्वरों की संख्या 11 होती है, और व्यंजनों की संख्या की अगर बात किया जाए तो 33 होती है। कभी कभी आपके अगर पेपर में पूछ लेता है कि मूल स्वरों की संख्या या मूल वर्णों की संख्या, मूल वर्णों की संख्या अगर पूछ लेता है आपसे कि मूल वर्णों की संख्या कितना होगा, मूल वर्णों की संख्या अगर इसकी बात करता है तो देखिए आपका 11 स्वर और 33 व्यंजन। मूल वर्णों की अगर संख्या पूछेगा आप आंसर क्या करेंगे, 44। ठीक है, मूल वर्णों की संख्या 44 होती है। उसके बाद फिर आते हैं, अगर हम लोग बात करते हैं स्वर, देखिए स्वर किसे कहते हैं। ठीक है, पहले हम लोग स्वर देखेंगे, स्वर कंप्लीट करने के बाद फिर हम लोग व्यंजन देखेंगे। ठीक है, अगर स्वर किसे कहते हैं, ठीक है, ऐसे वर्ण जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। ठीक है, ऐसे वर्ण जिसका उच्चारण, ऐसे वर्ण जिसका उच्चारण
जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो, स्वतंत्र रूप से होता है, स्वतंत्र रूप से होता है, उसे स्वर कहते हैं। या ऐसा वर्ण जिसके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता न पड़े, या हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ऐसा वर्ण जिसके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता न पड़े, उसे हम स्वर कह सकते हैं। स्वर को हम लोग अक्षर भी कहते हैं, ठीक है, स्वर को हम लोग अक्षर भी कहते हैं, ठीक है, अक्षर। अ मीन्स नहीं होता है, क्षर मीन्स आप जानते हैं टूटना, ऐसा वर्ण जिसको खंडित न किया जा सके, ठीक है, तो हम लोग स्वर को अक्षर भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर बात किया जाए अगर स्वर की, तो देखिए स्वर की बात करते हैं तो स्वर होते कितने हैं, तो आप पहले आप देख चुके हैं स्वरों की संख्या 11 होती है। अगर 11 होती है स्वरों की संख्या, तो कौन कौन से होते हैं 11? तो देखिए हम लोग देखेंगे अ आ ई ई उ ए ऐ ओ औ आपका हो जाएगा री, ठीक है। 11 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखिए स्वरों की संख्या 11 होती है, जो कि आप देखें अ आ ई उ ए ऐ ओ औ और री होता है। अंग और अह जो आपके होते हैं, ये आपके स्वर के श्रेणी में नहीं आते, ठीक है। ये आपके अंग अह जो होते हैं वो मतलब स्वर के श्रेणी में नहीं आते हुए। उसके बाद अगर बात किया जाए, अगर देखिए इसके बाद एक बात और पूछता है आपका स्वर से लेके, देखिए कभी पूछेगा आपका मात्राओं के आधार पर, मात्राओं के आधार पर स्वरों की संख्या की अगर बात किया जाए, तो देखिए मात्राओं के आधार पर स्वरों की संख्या 10 होती है। देखिए हमारा जो अ है, हमारे अ में कोई मात्राएं नहीं होती। यहां से आपका आ का मात्रा हो गया, यहाँ आपका छोटी ई, यहाँ आपका बड़ी ई, यहाँ आपका छोटा ऊ, बड़ा ऊ, देखिए ए, इसमें ऐ, ठीक है, यहाँ पे आपका ओ हो गया, यहाँ पे आपका औ हो गया, ठीक है, यहाँ पे री हो गया। 10 स्वरों में जो है मात्राएं हैं, जबकि आपका अ में कोई मात्रा नहीं है। अगर कभी आपसे पूछता है मात्राओं के आधार पर स्वरों की संख्या, तो मात्राओं के आधार पर आपका स्वर जो है वो आपका 10 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद अगर बात किया जाए कि स्वर के भेद, अगर स्वर के भेद की बात किया जाए कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं या इसमें क्या क्या आते हैं, तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे जिह्वा के आधार पर स्वर, ठीक है। हम लोग देखेंगे कि जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। देखिए जिह्वा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, जिह्वा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। देखिए अगर जिह्वा के आधार, जिह्वा का मतलब होता है हमारा जीभ, ठीक है, तो जिह्वा के आधार पर अगर स्वरों का वर्गीकरण किया जाए, तो देखिए इसमें सबसे पहले आपका आ जाएगा अग्रस्वर, अग्रस्वर, उसके बाद आपका आ जाएगा मध्य स्वर, उसके बाद आपका आ जाएगा पश्च स्वर, ठीक है। देखिए अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, जिह्वा के आधार पर अगर स्वरों की बात किया जाए तो आपका अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। देखिए अग्रस्वर कहते किसे हैं? अग्रस्वर का मतलब देखिए होता है, अगर आप देखिए जैसे हमारा जीभ हो गया, ठीक है, हमारे जीभ का अगला भाग ये है, बीच का भाग ये है, मध्य पश्च भाग इसी को कहते हैं। देखिए अग्रस्वर में देखिए, अग्रस्वर उन स्वरों का कहते हैं जिसके उच्चारण जीभ के अगले भाग से होता है, जैसे ई ए ऐ, देखिए ई ए ऐ, देखिए देखिए एकदम देखेंगे आप खुद से अगर बोल के आप देखेंगे कि ई ए ऐ का मतलब होता है एकदम जिह्वा के एकदम अगले भाग से, अग्र भाग से होता है, अग्र भाग से होगा
ई ई ए आई। ठीक है, अग्र भाग से आपका 4 वर्ड आएंगे आपका ई ई ए आई। आप बोल के देखेंगे तो ये जीवक एकदम अगले ही भाग से होता है, उच्चारण होता है इसका। अगर इसके बाद मध्य अगर बात किया जाए, अग्र स्वर, अगर मध्य स्वर की बात की जाए, ठीक है, मध्य स्वर में आपका आ जाना है अ को केंद्रीय स्वर भी कहते हैं। देखिए आप कहते हैं जब, तो ये ना तो एकदम आपके पीछे से आता है ना तो आगे से आता है, बीच से आपका आता है अ। तो मध्य स्वर की अगर बात किया जाए तो मध्य स्वर में आपका अ आ जाएगा। उसके बाद देखिए अगर पश्च स्वर की बात किया जाए, देखिए आ उ ओ औ, देखिए आ, ठीक है, मतलब पिछले भाग से आ रहा है आ उ ओ औ, ठीक है, ये आपका पश्च स्वर में आ जाता है। देखिए आ जाएगा आ उ ओ आओ, एक और आपका आ जाएगा ए, ठीक है, री के स्थान पे। ठीक है, तो आपका जो पश्च स्वर देखा उच्चारण के आधार पर, ठीक है, जिह्वा के प्रयोग के आधार पे देखिए आप समझ गए होंगे, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर होता है। अग्र स्वर उन स्वरों को कहते हैं जो जिह्वा के अगले भाग से आते हैं, जैसे कि ई ई ए ऐ। मध्य स्वर उन स्वरों को कहते हैं जो जिह्वा के मध्य भाग से आते हैं, जैसे अ मध्य स्वर से आते हैं। पश्च स्वर उन स्वरों को कहते हैं जो जिह्वा के पिछले भाग से आते हैं, जैसे आ उ ओ औ। ठीक है, ये आपका हो जाएगा जिह्वा के प्रयोग के आधार पर। ठीक है, उसके बाद अगर मात्रा, उच्चारण या काल के आधार पर बात किया जाए स्वरों का वर्गीकरण, उसके बाद मात्रा, उच्चारण या काल के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण की बात किया जाए, उसके बाद दूसरा आपका हो जाएगा मात्रा, उच्चारण या काल के आधार पर, या काल के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है, स्वरों का वर्गीकरण। अगर इसके आधार पर अगर स्वरों का वर्गीकरण किया जाए तो देखिए इनमें आप इसके आपका हो जाएगा, एक होगा आपका हस्स स्वर होगा, एक होगा दीर्घ, एक होगा प्लुत। हस्स स्वर आपका दूसरा हो जाएगा दीर्घ स्वर, एक आपका हो जाएगा प्लुत स्वर। ठीक है, देखिए हस्स स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर आपका मात्रा के आधार पर जो 3 स्वर होते हैं। ठीक है, मात्रा काल के आधार पर, मात्रा काल का मतलब होता है किसी भी जब किसी वर्ण का हम उच्चारण करते हैं उसमें कितना समय लगता है। मात्रा काल के आधार पर देखिए जिसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, जैसे देखिए हस्स स्वर होता है। देखिए हस्स स्वर उन स्वरों को कहते हैं जिसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। ठीक है, या इसे हम कह सकते हैं जिनके उच्चारण में कम से कम समय लगता है उसे हम हस्स स्वर कहते हैं। अगर हस्स स्वरों की अगर बात किया जाए तो अ ई उरी। हस्स स्वरों की संख्या 4 होती है। ऐसा स्वर जिसके उच्चारण में कम से कम समय लगता है, या आप कह सकते हैं ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, उसे हस्स स्वर कहते हैं। ठीक है, हस्स स्वरों की संख्या 4 होता है, अ ई उरी। उसके बाद अगर बात किया जाए दीर्घ स्वर, ऐसा स्वर जिसके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, या हम इसे कह सकते हैं ऐसा स्वर जिसके उच्चारण में हस्स स्वर से दुगना समय लगता है। ऐसा स्वर जिसके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, या हम कह सकते हैं इसे ऐसा स्वर जिसके उच्चारण में हस्स स्वर से दुगना समय लगता है, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। अगर दीर्घ स्वर की बात किया जाए तो इसमें आपका आ जाएगा, देखिए बड़ा आ जाएगा, बड़ी ई, बड़ा ऊ। ठीक है, और उसके बाद आपका आ जाएगा ए आई ओ औ। ठीक है, ओ औ, ये आपका दीर्घ स्वर होता है। प्लुत स्वर, देखिए प्लुत स्वर क्या होते हैं, ऐसे स्वर जिसके उच्चारण में हस्स स्वर से 3 गुना एवं दीर्घ स्वर से 2 गुना समय लगता है।
ऐसा स्वर जिसके उच्चारण में हर्ष स्वर से 3 गुना एवं दीर्घ स्वर से 2 गुना समय लगता है। इसको हम कह सकते हैं, जिसे कहते हैं ओम। ओम हो गया, अरे हो गया, रे हो गया। देखिए आप कभी कभी आप सुने होंगे हे रे, किसी के भी जैसे गांव में कभी बुलाते हैं हे रे फलनवा, हे रे ऐसे करके, तो वही है। उसमें मतलब हर्ष स्वर से 3 गुना एवं दीर्घ स्वर से 2 गुना समय लगता है। ठीक है, उन्हें आप देखें मात्रा उच्चारण के आधार पर बात किया जाए, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर होते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे अब उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। इसके बाद हम लोग बात करेंगे उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। देखिए आपको जो बताया जा रहा है, देखिए हम आपको सिर्फ वही बताएंगे जो आपके पेपर के लिहाज से आपको इम्पोर्टेंट है। आपको हम ज्ञानी नहीं बना सकते हैं। ठीक है, आपको वही चीज बताए जाएंगे जो पेपर में आएगा, और हमें भी बस वही पता है जो पेपर में आए हैं। ठीक है, अब ये नहीं है कि आप एकदम ज्ञाता बनना अगर हो तो ज्ञाता तो यहाँ नहीं बन पाएंगे आप। ठीक है, देखिए उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण, देखिए उत्पत्ति के आधार पर अगर स्वरों का वर्गीकरण हम करते हैं तो देखिए उत्पत्ति के आधार पे भी हमारे होंगे हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और एक होते हैं संयुक्त स्वर। एक होंगे आपके हर्ष स्वर, एक होंगे आपके दीर्घ स्वर, एक होंगे आपके संयुक्त स्वर। ठीक है, देखिए उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर हो गया। देखिए हर्ष स्वर कहते हैं ऐसे स्वर जिनके उत्पत्ति का कुछ अता पता न चले। ऐसे स्वर जिनके उत्पत्ति का कुछ अता पता न चले, या इसे हम मूल स्वर भी कहते हैं, ये हो जाएगा आपका, हो जाएगा अ, ई, उ और अरी। इसकी भी संख्या 4 होगी। देखिए हर्ष स्वर उन स्वरों को कहते हैं जिनके जन्म का अता पता न चले, इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। उसके बाद अगर बात किया जाए दीर्घ स्वर उन स्वरों को कहते हैं जिनका उत्पत्ति 2 समान स्वरों के योग से होता है। दीर्घ स्वर उन स्वरों को कहते हैं जिसका जन्म 2 समान स्वरों के योग से होता है। जैसे देखिए अ प्लस अ बराबर आ, ई प्लस ई बराबर बड़ी ई, और आपका हो जाएगा उ प्लस उ बराबर बड़ा उ। ठीक है, दीर्घ स्वर की अगर बात किया जाए तो आप देखिए 2 समान स्वरों के योग से जिसकी उत्पत्ति होती है, या 2 समान स्वरों के योग से जो बनते हैं या जिसकी उत्पत्ति होती है वह दीर्घ स्वर है। ठीक है, उसके बाद अगर संयुक्त स्वर की बात किया जाए, देखिए संयुक्त स्वर की बात किया जाए तो संयुक्त स्वर 2 असमान स्वरों के योग से उत्पत्ति होती है, योग से होता है। संयुक्त स्वर 2 असमान स्वरों के योग से होते हैं। जैसे देखिए आपका अ प्लस ई बराबर ए हो जाएगा। देखिए अ प्लस ई बराबर ये आपका ए हो जाएंगे, और अ प्लस ए बराबर अ हो जाएंगे। ठीक है, अ प्लस उ बराबर ओ हो जाएंगे, अ प्लस उ बराबर ओ हो जाएंगे, और अ प्लस ओ बराबर अ हो जाएंगे, अ प्लस ओ बराबर अ हो जाएंगे। इनकी संख्या कितना है, ए, आए, ओ, औ। कभी कभी आपका अगर पूछता है संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं, आपका 4 ऑप्शन देगा, उसमें से पूछेगा संयुक्त स्वर इसमें से है, या पूछेगा संयुक्त स्वर इसमें से नहीं है। तो ये देखिए आपके संयुक्त स्वर ए, आई, ओ, औ। उसके बाद आपका दीर्घ स्वर हो गया जो 2 समान स्वरों के योग से हुआ, आ, बड़ी ई, बड़ा उ। ठीक है, आपका बड़ी ई, बड़ा उ। उसके बाद ठीक है, उसके बाद हर्ष स्वर की अगर बात किया जाए सॉरी, अगर हर्ष स्वर की बात किया जाए अ, ई, उ, री,
इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर बात किया जाए इसके बाद मुंह के आकार के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। मुंह के आकार के आधार की अगर बात किया जाए, मुंह के आकार के आधार पर, मुंह के आकार के आधार पर अगर बात किया जाए तो ये दो प्रकार के होंगे, एक होंगे समृद्ध होंगे, एक होंगे विविध। मुंह के आकार के आधार पर अगर स्वरों का वर्गीकरण किया जाए, देखिए मुंह के आकार के आधार पर, मुंह के आकार के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, आकार के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अगर स्वरों का वर्गीकरण करेंगे तो देखिए इसमें से आपका दो हो जाएगा, एक हो जाएगा समृद्ध, एक हो जाएगा विविध। एक आपका समृद्ध हो जाएगा, एक हो जाएगा विविध। देखिए विविध का अगर हम खंड करेंगे वी प्लस वृत्त होगा, वी प्लस वित्त, और समृद्ध का करेंगे स प्लस वित्त होगा। देखिए विविध का भी दो होगा, इसमें एक होगा विविध होगा, एक होगा अर्ध विविध। एक आपका अर्ध विविध होगा। ठीक है, एक होगा आपका विविध, एक होगा अर्ध विविध। देखिए विविध किसे कहते हैं, विविध में आपका आ जाएगा आ, विविध में आपका आएगा आ, जो है आपका विविध में आएगा आए और औ, जो है आए आए और औ अर्ध विविध में आते हैं। समृद्ध की अगर बात किया जाए तो ये भी आपका दो प्रकार का होगा, एक होगा समृद्ध, एक होगा समृद्ध और एक होगा अर्ध समृद्ध। एक आपका अर्ध समृद्ध होगा। देखिए समृद्ध किसे कहते हैं, समृद्ध है ई उ उ, समृद्ध में आएंगे ई उ उ। आपका अर्ध समृद्ध में ए और ओ आएगा, ए और ओ आएगा। देखिए अगर मुंह के आकार के आधार की बात किया जाए, मुंह के आकार के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण अगर हम करते हैं तो देखिए समृद्ध होगा और विविध होगा। विविध में भी देखिए आपका क्वेश्चन, देखिए वर्णमाला से जब क्वेश्चन बनाता है तो आपको इससे बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन बनाते हैं, क्योंकि इसमें ये लोग जल्दी याद नहीं कर पाते। तो देखिए इसका आप याद कीजिएगा। देखिए विविध में जो है आपका खुला हुआ मुंह रहेगा आ, बिना वृत्त के। ठीक है, विविध मतलब बिना वृत्त के। आ जो है देखिए आ वृत्त का आकार बन रहा है, नहीं बिना वृत्त के आ विविध में आएगा। अर्ध विविध, अर्ध विविध में तो थोड़ा विविध से थोड़ा कम, मतलब आए आओ, आए आओ, ये अर्ध विविध में आएगा। देखिए अगर समृद्ध की बात किया जाए, समृद्ध का मतलब गोला, गोला के समान। देखिए तो समृद्ध की बात किया जाए तो ई उ, देखो गोला आकार में आ रहा है ना। और अर्ध समृद्ध का मतलब होता है मतलब थोड़ा सा ज्यादा, समृद्ध से थोड़ा सा ज्यादा खुलेगा। ए और ओ, समृद्ध ए और ओ, मतलब समृद्ध जो है अर्ध समृद्ध, समृद्ध से थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, ई और ओ होगा। ठीक है, उसके बाद अगर बात किया जाए इसके बाद अगर होंठ के आधार पर बात किया जाए, ठीक है, अगर होंठ की अगर बात किया जाए, होंठ के आधार होंठ के आकार के आधार पर अगर बात किया जाए, एक होता है एक होता है आपका वृत्ताकार, एक होता है अवृत्ताकार। होंठ के आकार के आधार की बात किया जाए, एक होगा वृत्ताकार, एक होगा अवृत्ताकार। होंठ के आकार के आधार पर, होंठ के आकार के आधार पर, ठीक है।
होंठ के अगर आकार की बात किया जाए तो आपका हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका वृत्ताकार, एक हो जाएगा अवृत्ताकार, एक हो जाएगा आपका वृत्ताकार, एक हो जाएगा आपका अवृत्ताकार। देखिए वृत्ताकार क्या है और अवृत्ताकार क्या है। वृत्ताकार और अवृत्ताकार क्या है, जिन स्वरों का उच्चारण में होंठ जो हमारे जो है गोल या वृत्त के आकार होंगे, जिन स्वरों के उच्चारण में हमारे होंठ जो अभी तक क्या था मुंह के आकार में था, अब क्या होंठ के आकार, जिन स्वरों के उच्चारण में हमारे मुंह या उच्चारण में होंठ गोल या वृत्ताकार हो जाते हैं, जैसे उ ओ औ, देखिए वृत्ताकार में आ जाएंगे उ ओ औ, ठीक है। वृत्ताकार में आपका आएगा उ ओ औ। देख कभी आप पेपर भी देने जाते हैं, अगर आपके सामने आ गया कि वृत्ताकार अवृत्ताकार, तो आप तुरंत उसमें वर्ण खोजिए कि कौन से वर्ण बोलने में। देखिए उ ओ औ, हमारे होंठ का जो आकार है वो वृत्त के आकार का है। तो आप अगर थोड़ा आपको शायद अजीब भी लगता हो देखने में या खुद भी करेंगे, पर देखिए अगर वर्णमाला आपको जानना है तो खुद से भी प्रैक्टिस करना होगा, खुद से भी जानना होगा। संकोच मत खाइए इसमें और शर्म भी मत कीजिए कि मुंह बना रहे हैं उ की तरह। तो देखिए आप अगर प्रैक्टिस करके पढ़ेंगे, उसको फील करके पढ़ेंगे, तो आपको एकदम अच्छे से तैयार होगा। वृत्ताकार का मतलब है उ ओ औ, मतलब हमारे होंठ का आकार जो है वो गोलाकार हो रहा है। उसके बाद अवृत्ताकार की बात किया जाए, देखिए अवृत्ताकार की अगर बात किया जाएगा अ हो जाएगा अ आ, ठीक है, ए आए ओ, देखिए अ आ ए आए, उसके बाद क्या आपका क्या हो गया ई ई ई ई, ठीक है। ये आपका अवृत्ताकार में आएंगे अ आ ए आए ई ई, ठीक है, ये आपका अवृत्ताकार आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर बात किया जाए आपका एक आपका स्वर की अगर बात किया जाए, स्वर में एक और आपका बचेगा नासिक के प्रयोग के आधार पर। नासिक के प्रयोग के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका अनुनासिक, एक होता है निरुनासिक, ठीक है। एक आपका होता है अनुनासिक, एक होता है आपका निरुनासिक, ठीक है। अनुनासिक किसे कहते हैं, जिन स्वरों के ऊपर या जिन स्वरों को बोलने पर हमारे मुख और नाक, जिन स्वरों का उच्चारण में हमारे मुख और नाक दोनों से आवाज आती है, जिनका या बोलने में मुख और नाक दोनों का प्रयोग होता है, जैसे आंगन, आंगन, दांत, आंत, ठीक है, गांव। तो देखिए इसमें मुंह और नाक दोनों का प्रयोग किया जा रहा है। तो देखिए जिस अनुनासिक में होता है जिसमें मुख और नाक दोनों का प्रयोग किया जाता है, और निर्नुनासिक होता है, ठीक है। निर्नुनासिक जो होता है उसमें सिर्फ मुंह का प्रयोग किया जाता है, आम बोलचाल की भाषा जिसे ऊपर नीचे आप हम तुम, जो सिर्फ उसमें नाक का प्रयोग नहीं होता उसे निर्नुनासिक कहते हैं, ठीक है। तो देखिए आपको जो है आप स्वर से संबंधित, देखिए आपका जितना भी स्वर से संबंधित क्वेश्चन थे आपको उतने बताए गए हैं, ठीक है। और आप एकदम निश्चिंत होके जितना बताया गया है बस आप इतना कंप्लीट कीजिए। उसके बाद पूरी गारंटी है कि आपका एक भी अगर क्वेश्चन इससे बाहर चला गया या इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आ गया पेपर में, तो आप बताइएगा कि सर आप तो बोले थे कि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मैं जैसे आज आपको आपकी हिंदी की पहली क्लास थी और पहली क्लास में आपको स्वर बताया गया, ठीक है। स्वर के बारे में आपको जितना बताया गया है, होंठ के जिह्वा स्थान के आधार पर, उच्चारण के स्थान पर, उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है, और मुंह के आकार पर, होंठ के आकार पर, ठीक है, और नासिक या प्रयोग के आधार पर, मतलब जितना भी आपको बताया गया है इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। आपको आज देखिए आज पहली क्लास थी हमारी हिंदी की और हमने आपको स्वर बताया, ठीक है। वर्णमाला स्टार्ट किया हूँ, वर्णमाला में स्वर और व्यंजन आपको बताए हैं कि स्वरों की संख्या 11, व्यंजनों की संख्या 33 और वर्ण टोटल वर्णों की संख्या जो है वो आपका 52 होता है। उसके बाद अगर बात किया जाए मूल वर्णों की संख्या की बात किया जाए तो आपका 44 होगा। उसके बाद आपको बताया गया उच्चारण के आधार पर या वर्णमाला की सबसे छोटी या लघुत्तम इकाई वर्ण होती है।
उसके बाद आपका जिह्वा के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण किया गया। तो उसमें आपका आया अग्र स्वर इ ए ऐ, मध्य स्वर अ, पश्च स्वर में आपका आ जाएगा आ जाएगा उ आ उ औ, ये सब करके आपका पश्च स्वर में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको बताया गया उच्चारण के आधार पर। ठीक है, उच्चारण के आधार पर हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर बताया गया। उसके मात्रा के आधार पर ऐसे करके आपको जितना भी हम अभी तक बताए हैं स्वर को, ठीक है, जितना भी आपको बताया गया है उसके इसे आप एकदम अच्छे से नोट कीजिए, अच्छे से पढ़िए। और अगली क्लास जो हमारी होगी, देखिए आपका अभी तक वर्णमाला में आपको स्वर बताया गया है, अगली क्लास में आपको व्यंजन बताया जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपको अगर वीडियो हमारी अच्छी लगती है, हमारे पढ़ाने के तरीके अगर आपको अच्छे लगते हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने साथियों को। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा। प्लीज सपोर्ट कीजिएगा आप लोग। धन्यवाद।